नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। मतलब ये कि इसका इतिहास लिखने की शुरुआत कैसे हुई, किसने की। जी, ये वाकई एक अहम सवाल है, क्योंकि किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी शुरुआती सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें कुछ खास लोगों और उनकी कोशिशों के बारे में बताते हैं। हमारा मकसद आज ये रहेगा कि हम समझें कि ये इतिहास लेखन शुरू कैसे हुआ, उसे कैसे एक शक्ल देने की कोशिश की गई। और इसमें किन लोगों का खास योगदान रहा? हाँ, हम मुख्य रूप से 3 नामों पर फोकस करेंगे जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों ही इस कहानी के अहम किरदार हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसे जरा खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की। अंग्रेज थे, भाषा पर काम करते थे। हाँ, इंडियन सिविल सर्विस में थे, भाषाविद थे। उनकी एक काम का जिक्र बहुत होता है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जी, 1888 में ये प्रकाशित हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक खास अंक के तौर पर। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया 1957 में। हाँ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक अंग्रेज ने लिखा, या यूं कहें कि उनके काम को ये दर्जा मिला। बिल्कुल, लेकिन ग्रियर्सन का काम सिर्फ पहला होने की वजह से ही नहीं, बल्कि कई और वजहों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जैसे? देखिए, उनसे पहले भी कुछ कोशिशें हुई थी, जैसे गारसा दत्तासी की या शिव सिंह सेंगर की। हाँ, शिव सिंह सरोज का नाम सुना है। जी, पर वो ज्यादातर कवियों की लिस्ट या उनके परिचय जैसी थी। हाँ। ग्रियर्सन ने पहली बार कवियों और लेखकों को सिर्फ गिनाया नहीं। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने उन्हें कालक्रम के अनुसार, मतलब समय के हिसाब से, एक क्रम में रखने की कोशिश की। ये किसी भी इतिहास को लिखने के लिए पहला कदम होता है, एक ढांचा बनाने के लिए। हाँ, ये तो है। बिना समय के क्रम के इतिहास कैसा? सही कहा। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे बढ़कर काम किया। अच्छा। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों को भी समझने और बताने की कोशिश की। प्रवृत्तियां मतलब ट्रेंड्स? हाँ, कह सकते हैं। किसी खास दौर में लेखन की क्या आम शैली थी, क्या विषय थे, जैसे भक्ति काल में भक्ति पर जोर था या किसी और समय में वीर रस पर। ग्रियर्सन ने इन प्रवृत्तियों को पहचाना और उनकी व्याख्या भी की। ये तो काफी गहरा विश्लेषण हुआ उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी देखने की कोशिश की कि ये प्रवृत्तियां आईं कहां से। मतलब उस समय के समाज, धर्म, राजनीति, इन सब का साहित्य पर क्या असर पड़ रहा था। यानी कॉन्टेक्स्ट को भी समझा। जी, संदर्भ को समझना। ये सिर्फ लिस्ट बनाने से बहुत आगे की बात थी, ये विश्लेषण की शुरुआत थी। तो कालक्रम हो गया, प्रवृत्तियां हो गईं, उनका संदर्भ हो गया। क्या उन्होंने पूरे साहित्य को कुछ हिस्सों में बांटा भी था? हाँ, उन्होंने काल में भाजन का भी प्रयास किया। पूरे इतिहास को समझने के लिए उसे अलग अलग कालखंडों में बांटा। स्रोत बताते हैं कि उनके ग्रंथ का हर अध्याय एक विशेष काल या प्रवृत्ति को दिखाता है। ये भी एक जरूरी चीज है इतिहास लिखने के लिए। निश्चित रूप से। और यहीं एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, जो स्रोतों में खास तौर पर बताई गई है। वो क्या? उन्होंने भाषा के आधार पर हिंदी साहित्य का क्षेत्र तय करने की कोशिश की। भाषा के आधार पर? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उन्होंने साफ किया कि वो किसे हिंदी साहित्य मान रहे हैं। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत के कवियों को इससे बाहर रखा। अच्छा। और अरबी फारसी मिली हुई उर्दू को भी अलग माना। ये एक तरह से हिंदी की अपनी पहचान बनाने की कोशिश थी, भाषा के स्तर पर। ये सीमांकन जरूरी रहा होगा। हाँ, और फिर उन्होंने विकास का एक क्रम भी बताया। मोटे तौर पर चारण काव्य, फिर धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। ये वर्गीकरण शायद आज उतना सटीक न लगे। हाँ, आज हम इसे और बारीकी से देखते हैं, लेकिन उस समय ये एक शुरुआती मॉडल था कि साहित्य कैसे विकसित हुआ। और एक बात जो ग्रियर्सन के बारे में हमेशा कही जाती है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहना। जी हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। क्या ये सिर्फ एक तारीफ थी? नहीं, ये तारीफ से ज्यादा था।
सोचिए उस समय पश्चिमी जगत में भारतीय भाषाओं के साहित्य को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। हाँ, ये तो था। ऐसे में ग्रियर्सन का 16वें-17वें सदी के साहित्य यानी भक्तिकाल को पहचानना और उसे गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहना, ये हिंदी साहित्य को एक तरह से विश्व मंच पर स्थापित करने जैसा था। इसने जरूर एक नजरिया बदला होगा। बिल्कुल। इसने भविष्य के इतिहासकारों के लिए भी एक मजबूत आधार बनाया कि भाई इस काल का तो खास महत्व है। तो ग्रियर्सन ने ढांचा बनाया, कालक्रम दिया, भाषा तय की, प्रवृत्तियां समझाई और भक्ति काल का महत्व बताया, पर इतिहास लिखने के लिए सामग्री भी तो चाहिए होती है। हाँ, बहुत सारी सामग्री। यहीं पर शायद मिश्र बंधुओं का रोल आता है। एकदम सही। ग्रियर्सन ने अगर जमीन तैयार की तो मिश्र बंधुओं ने उस पर इमारत खड़ी करने के लिए जरूरी सामान मतलब ईंट गारा जुटाने का काम किया। मिश्र बंधु, ये 3 भाई थे ना? जी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। स्रोत इसे एक मील का पत्थर मानते हैं। कितना बड़ा था ये ग्रंथ? विनोद नाम तो बड़ा सरल सा लगता है। नाम भले ही विनोद हो, पर काम बहुत गंभीर और विशाल था। ये 4 भागों में आया। पहले 3 भाग 1913 में और चौथा भाग काफी बाद में 1934 में। और इसके आकार का अंदाजा लगाइए, इसमें लगभग 4591 कवियों का जिक्र है। 4591 मतलब लगभग 5000 कवि। हाँ, ग्रियर्सन ने जहां लगभग 950 कवियों को शामिल किया था, इन्होंने करीब 5 गुना ज्यादा। ये तो कमाल की संख्या है। पर क्या सिर्फ संख्या ही बढ़ाई उन्होंने? नहीं, सिर्फ संख्या नहीं। उनका सबसे बड़ा योगदान, जो स्रोत बताते हैं, वो ये था कि उन्होंने बहुत से ऐसे कवियों को खोज निकाला जो अब तक या तो गुमनाम थे या जिनके बारे में जानकारी बिखरी हुई थी, कम थी। अच्छा, यानी छुपे हुए कवियों को सामने लाए। बिल्कुल, उन्हें इतिहास में जगह दिलाई। ये हिंदी साहित्य की छुपी हुई दौलत को सामने लाने जैसा था। और क्या सिर्फ नाम और परिचय दिया या उनके काम पर भी कुछ कहा? नहीं, उन्होंने सिर्फ जीवनियां नहीं लिखी, कवियों के साहित्यिक महत्व को भी आंका, उनके काम का मूल्यांकन करने की कोशिश की। हालांकि उनका तरीका शुक्र जी जैसा व्यवस्थित नहीं था, पर प्रयास जरूर था। और एक और अनोखी बात, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कवियों के आपस में तुलना भी की। तुलना कैसे? उन्होंने कवियों का आपसी महत्व तय करने के लिए उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा। एक तरह की रैंकिंग सिस्टम कह सकते हैं। कवियों की रैंकिंग, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, ये तरीका विवादित हो सकता है। आप साहित्यकारों को ऐसे कैसे बांट सकते हैं? लेकिन ये दिखाता है कि वो सिर्फ सूची नहीं बना रहे थे, बल्कि एक तरह का साहित्यिक पदानुक्रम, एक हायरार्की बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मिश्र बंधुओं ने सामग्री का अंबार लगा दिया, बहुत से कवियों को रोशनी में लाए, तुलना भी की। लेकिन क्या ये एक सुगठित इतिहास था? एक नजरिया था इसमें? यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्व आता है। स्रोत एक स्वर में कहते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला सुव्यवस्थित, तर्कसंगत और प्रभावशाली इतिहास लिखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आचार्य शुक्ल ही हैं। उनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो आज भी पढ़ा जाता है। बिल्कुल, आज भी ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, एक मानक ग्रंथ है। और इसके छपने की कहानी भी थोड़ी अलग है ना? ये शायद सीधे इतिहास की किताब की तरह नहीं लिखा गया था शुरू में। हाँ, ये बात भी स्रोत बताते हैं। ये असल में काशी नागरी प्रचारिणी सभा एक बड़ा हिंदी शब्दकोश निकाल रही थी, हिंदी शब्द सागर। अच्छा। तो ये उसकी भूमिका के तौर पर लिखा गया था। तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ये 1929 में छपा। भूमिका के तौर पर इतना बड़ा ग्रंथ? हाँ, भूमिका इतनी विस्तृत और महत्वपूर्ण हो गई कि बाद में इसे थोड़ा और बढ़ाकर सुधार कर एक अलग किताब की शक्ल दे दी गई, और वही आज हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा क्या खास था शुक्ल जी के इतिहास में? मिश्र बंधुओं ने तो उनसे कहीं ज्यादा कवियों को शामिल किया था। हाँ, संख्या में तो मिश्र बंधु आगे थे। शुक्ल जी ने करीब 1000 कवियों और लेखकों को ही लिया, पर उनकी असली ताकत संख्या में नहीं, उनकी दृष्टि में थी, उनकी पद्धति में थी। दृष्टि और पद्धति मतलब ये कि शुक्ल जी ने सिर्फ तथ्य इकट्ठे नहीं किए, उन्होंने एक सोचा समझा ढांचा बनाया। उन्होंने पहली बार बहुत व्यवस्थित तरीके से साहित्य के विकास को उस समय के समाज, राजनीति, धर्म यानी जनता की चित्तवृत्ति से जोड़ा। जनता की चित्तवृत्ति यानी लोगों की सोच। हाँ, लोगों की सोच, उनका नजरिया कैसे बदलता है और उसका असर साहित्य पर कैसे पड़ता है। उन्होंने ये दिखाया कि साहित्य हवा में पैदा नहीं होता, वो अपने समय की उपज होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। बिल्कुल।
उन्होंने युग प्रवृत्तियों की जो व्याख्या की वो ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क पर आधारित थी। और काल विभाजन क्या उन्होंने भी किया? हाँ, और उनका काल विभाजन बहुत साफ और तार्किक था, इतना कि आज भी मोटे तौर पर वही चलता है। आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा। हाँ, इस नाम पर बाद में बहस भी हुई। जी हुई। फिर पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल और आधुनिक काल यानी गद्यकाल। और खास बात ये कि उन्होंने हर काल का नाम उस युग की सबसे प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर रखा। जिक्र लगता है। उनका नजरिया विश्लेषणात्मक था, मूल्यांकनात्मक था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि किसने क्या लिखा, बल्कि ये भी बताया कि वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी कला कैसी है। उन्होंने आलोचना को भी एक नई दिशा दी। तो अगर हम तीनों को साथ रखें, गिरियर्सन, मिश्रबंधु, शुक्ल, तो ये एक तरह से विकास के चरण लगते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे देख सकते हैं, गियर्सन ने जमीन खोजी, उसकी हदें तय की, नींव रखी। ठीक है। मिश्रबंधुओं ने उस पर इमारत बनाने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर दिया, ढेर सारी ईंटें, पत्थर जमा कर दिए। और फिर आचार्य शुक्ल एक कुशल आर्किटेक्ट की तरह आए। उन्होंने उस सामान का सोच समझकर इस्तेमाल किया, एक भव्य, सुडौल और व्यवस्थित इमारत खड़ी की। उसका नक्शा भी बनाया और ये भी बताया कि कौन सा कमरा क्यों खास है। वाह, ये तुलना अच्छी है। गियर्सन ने दिशा दी, मिश्रबंधुओं ने विस्तार दिया और शुक्ल जी ने गहराई और व्यवस्था दी। ये तीनों मिलकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को मजबूती से स्थापित करते हैं। और शुक्ल जी का प्रभाव इतना गहरा रहा कि हाँ, कि बाद के ज्यादातर इतिहासकार या तो उनके बनाए ढांचे पर ही आगे बढ़े या फिर उनसे असहमति जताते हुए अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, पर उन्हें अनदेखा करना मुश्किल हो गया। तो ये पूरी बातचीत दिखाती है कि इतिहास लिखना, खासकर साहित्य का, कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा, इसमें पहले चीजों को जमा करना होता है, फिर उन्हें किसी तरतीब में लगाना होता है, और फिर उनका विश्लेषण, मूल्यांकन, उन्हें कहानी की शक्ल देना। आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की इस शुरुआती यात्रा को समझा। जॉर्ज ग्रियर्सन का पहला ढांचा, भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहना, मिश्रबंधुओं का वो विशाल संग्रह और गुमनाम कवियों को सामने लाना, और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो व्यवस्थित और प्रभावशाली इतिहास जिसने आगे की राह दिखाई। ये जानना जरूरी है कि ज्ञान कैसे धीरे धीरे बनता है, परत दर परत। बिल्कुल। और यहीं पर कुछ सोचने लायक सवाल भी उठते हैं। अच्छा। जैसे, क्या समय के साथ हमारा नजरिया नहीं बदलता? ये तो सोचने वाली बात है। मिसाल के तौर पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया, उस पर सवाल उठे। उन्होंने रीतिकाल की कविताओं को नैतिकता के पैमाने पर कसा। तो क्या आज हमें उन कवियों या रचनाओं को, जिन्हें शायद उस समय कम आंका गया, एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है? मतलब क्या इतिहास की मुख्य धारा के अलावा भी कुछ था जिसे नजरअंदाज किया गया? हाँ, क्या कुछ आवाजें, कुछ नजरिए छूट गए? क्या इतिहास सिर्फ विजेताओं या मुख्य धारा का ही होता है? ये वो सवाल हैं जो इन महान इतिहास ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी हमारे जहन में उठने चाहिए, हमें सोचने पर मजबूर करने चाहिए।